नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है तीव्र तनाव विकृति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एएसडी। तो इसके बारे में आज की क्लास में मैं विस्तार से आप लोगों को बताने वाला हूँ और इसका जो भी आपके सिलेबस में सब टॉपिक है, सभी सब टॉपिक के बारे में बताऊंगा। जैसे आपको बताऊंगा कि तीव्र तनाव विकृति का निर्धारण स्वरूप क्या होता है, तीव्र तनाव विकृति का विभेदक निदान क्या होता है, तीव्र तनाव विकृति का महावरी विज्ञान क्या होता है और तीव्र तनाव विकृति के कारण क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल में आज के क्लास में बताने वाला हूँ। और ये आपका क्लास एमए सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड, जिसका नाम है मेंटल डिसऑर्डर्स विथ एसोसिएटेड क्राइटेरिया सेकेंड। इसके अंतर्गत ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर यूजी की क्लास हो चाहे पीजी क्लास हो, सभी सिलेबस के अनुसार लगातार चल रही है। तो आप एक बार चैनल विजिट करके आपका जो भी सेमेस्टर हो आप उसका प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास में आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए तनाव क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तीव्र तनाव विकृति में तनाव होता है, तनाव जिसको इंग्लिश में हम स्ट्रेस बोलते हैं, ये कहते हैं किसे। तो ये एक मानसिक अवस्था होती है जो कि किसी व्यक्ति को अनिश्चितता, चिंता और तनाव का अनुभव कराती है और ये कई कारणों से व्यक्ति को तनाव हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उसमें उसे असफलता मिली है तो उससे उसको तनाव हो सकती है। कोई बच्चा पढ़ रहा है, पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उससे क्या है उसको तनाव हो सकती है। तो ये तनाव का तीव्र रूप है, यानी कि तीव्र तनाव विकृति क्या होता है। इसमें तीव्र जोड़ देंगे तो इसको तीव्र तनाव विकृति कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि तीव्र तनाव विकृति का नैदानिक स्वरूप क्या होता है, यानी कि क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एएसडी। इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए तीव्र तनाव विकार एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, यानी कि मानसिक स्थिति है। सभी दिमाग की ही उपज है, ये आपके माइंड की उपज है, ठीक है, जो किसी दर्दनाक घटना के संपर्क में आने के बाद विकसित हो जाती है। मतलब कोई ऐसी घटना जो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे, तकलीफ दे, उसके होने के बाद क्या है ये किसी भी व्यक्ति के अंदर विकसित होने लगती है, ठीक है। दर्दनाक घटना को आघाती घटना भी कहते हैं। देखिए आघाती घटना के बाद 4 सप्ताह के भीतर यह विकृति उत्पन्न होती है। मतलब कोई ऐसी आघाती घटना हुई या दर्दनाक घटना हुई तो उसके बाद 4 सप्ताह के अंदर ही क्या है ये विकृति, कौन सी विकृति, तीव्र तनाव विकृति उत्पन्न हो जाती है। और इस विकृति की जो सीमा है वो न्यूनतम 2 दिन है एवं अधिकतम 4 सप्ताह तक बनी रहती है। अगर यह 1 महीना से ज़्यादा हो जाती है तो इसको तीव्र तनाव विकृति नहीं कहेंगे, बल्कि इसको बोलेंगे उत्तर आघाती तनाव विकृति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीटीएसडी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट देखेंगे। इस विकृति में संवेगात्मक भाव का अभाव होता है। मतलब व्यक्ति के अंदर जो संवेगात्मक भाव होते हैं, जो जिनके माध्यम से वो तमाम प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करता है, जैसे क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया इत्यादि, जो संवेगात्मक भाव हैं वो क्या है लुप्त हो जाते हैं, उसका अभाव पाया जाता है। जो व्यक्ति इस विकृति से ग्रस्त हो जाता है उनके अंदर संवेगात्मक भाव का अभाव होता है। और इसमें घटना संबंधी महत्वपूर्ण पक्षों की विस्मृति हो जाती है, यानी कि जो भी घटना हुई है, दर्दनाक घटना जिससे व्यक्ति तीव्र तनाव विकृति का शिकार हुआ है, उस जो घटना का महत्वपूर्ण जो पक्ष है उसको व्यक्ति क्या है भूल जाता है, विस्मित हो जाता है, ठीक है, वो याद ही नहीं आता है। और क्या होता है इसमें अलगाव की भावना की प्रवृत्ति का प्रदर्शन होता है, यानी कि व्यक्ति क्या है अपने आप को अलग महसूस करता है। किससे, समाज से भी अलग महसूस करता है, स्वयं से भी अलग महसूस करता है और जो आस पड़ोस में है उससे भी वो अपने आप को अलग महसूस करता है। इसलिए इसमें क्या है अलगाव की भावना की प्रवृत्ति का प्रदर्शन होता है। तो ये रहा आपका तीव्र तनाव विकृति का नैदानिक स्वरूप। अब हम लोग बात करेंगे कि तीव्र तनाव विकृति के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि सिम्टम्स ऑफ एएसडी। तो देखिए तीव्र तनाव विकृति के जो लक्षण हैं इसको हमने कुछ हेडिंग में डिवाइड किया है, जो आपके नोट्स बनाने के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। साथ ही साथ आप जो जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो
हेडिंग आपके पास रहेगा तो आप जो है कॉन्सेप्ट को समझ के लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने हेडिंग लिया है घुसपैठ के लक्षण, यानी कि इंट्रसिव सिम्टम्स। इंट्रसिव सिम्टम्स में क्या है, देखिए दर्दनाक घटना की आवृत्ति, जो मतलब जो घटना हुई है बार बार वो क्या है याद होता है, व्यक्ति को बार बार याद आता है, उसकी आवृत्ति उसके मस्तिष्क में बार बार होती है। अनैच्छिक यादें, मतलब कि व्यक्ति उस घटना को, दर्दनाक घटना को याद नहीं करना चाहता है, फिर भी क्या है वो ना चाहते हुए व्यक्ति को याद होता है, बार बार उसके दिमाग में आता रहता है, उसी को अनैच्छिक यादें कहते हैं। मतलब बिना इच्छा के भी वो घटनाएं व्यक्ति के दिमाग में आ जाए, जिसे वो याद नहीं करना चाहता है। घटना से संबंधित परेशान करने वाली सपने, यानी कि जो घटना हुई है जिससे व्यक्ति को दर्दनाक अनुभूति हुई है, तो उससे संबंधित व्यक्ति जब सोता है तो सपने आने लगते हैं व्यक्ति को, जिससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और भी ज़्यादा उसके अंदर तनाव हो जाता है। फ्लैशबैक, फ्लैशबैक मतलब क्या होता है, वो जो दर्दनाक घटना हुई है व्यक्ति के साथ, वो दर्दनाक घटना उसके सामने, जैसे कि आंखों के सामने वो घटना बार बार घूमता रहता है, जैसे लगता है कि लाइव में वो घटना हो रहा है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति की घटना का जब बार बार स्मरण होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। देखिए घटना की याद दिलाने पर तीव्र मनोवैज्ञानिक परेशानी या शारीरिक प्रतिक्रिया है, या यदि कोई व्यक्ति उस घटना की याद दिलाता है उसको, तो क्या होगा उस व्यक्ति को मानसिक रूप से वो और भी ज़्यादा तनाव में हो जाएगा, और साथ ही कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी भी करेगा, जैसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा, या तो क्या है हाथ पैर को झटकने लगेगा, पसीना आ जाएगा, कंपन शरीर में होने लगेगा, इत्यादि प्रकार के लक्षण जो है घुसपैठ के से संबंधित लक्षण हैं। दूसरा हमने लिया है हेडिंग आपका बचाव के लक्षण, यानी कि एवॉइडेंस सिम्टम्स। ये क्या है, देखिए दर्दनाक घटना से जुड़ी जो कष्टप्रद याद हैं, विचार है, भावना है, या बाहरी अनुस्मारक है, इन सभी से क्या है व्यक्ति बचने की कोशिश करता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति, ऐसी लोग जो उस घटना की पुनरावृत्ति उस व्यक्ति को कराते हैं जिसके साथ ये घटना हुई है, उससे वो क्या है व्यक्ति बचने की कोशिश करता है। तीसरा हमने हेडिंग लिया है नकारात्मक मनोदशा और अनुभूति, यानी कि निगेटिव मूड एंड सिम्टम्स। ऐसा व्यक्ति जो तीव्र तनाव विकृति से पीड़ित है, वो क्या है दर्दनाक घटना से संबंधित लगातार नकारात्मक भावनात्मक स्थिति, जैसे भय, भयभीत हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, अपराध बोध, मतलब उसे ये लगेगा कि मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, या शर्मिंदगी उसको क्या है महसूस होगा, यानी कि उसके अंदर क्या उसकी जो मूड होगा वो नकारात्मक होगा, और साथ ही साथ उसकी जो भावनात्मक स्थिति होगी वो भी क्या है बहुत ज़्यादा विघटित होगी। ठीक है। चौथा हेडिंग हमने लिया उत्तेजना और प्रतिक्रियाशीलता। ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर तीव्र तनाव विकृति पाया जाता है, उनमें क्या होता है कि अत्यधिक उत्तेजनशीलता, मतलब बहुत जल्दी से वो एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उनके अंदर पाया जाएगा, और कोई चीज़ के लिए तुरंत वो जो है रिस्पांस करेंगे। ठीक है, तुरंत रिस्पांस बिना सोचे समझे। और क्या है ऐसे व्यक्ति को अपने आप को ध्यान फोकस करने में भी कठिनाई होती है, साथ ही चिड़चिड़ापन इनके अंदर पाया जाता है, और नींद की गड़बड़ी होती है। जब तनाव व्यक्ति के अंदर होता है, चिंता होता है, तो वो उसका नींद का जो पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, व्यक्ति सो ही नहीं पाता है। ठीक है, और साथ ही साथ अधिक सतर्कता, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति क्या है सतर्क हो जाएगा, ये इसका लक्षण है। पाँचवां है विघटनकालीन लक्षण, यानी कि डिसोसिएटिव सिम्टम्स। ये क्या है, इसमें व्यक्ति के अंदर वास्तविकता की बदली हुई धारणा है, मतलब कि जो वास्तविक उसके लिए, जो वास्तविकता पहले था उसके लिए, और जब उसके साथ कष्टप्रद घटनाएं हो गई तो ऐसा उसे लगता है कि जैसे सब वास्तविकता ही बदल गई है, मतलब पूरा धरती ही उसके लिए उलट पुलट हो गया है। और प्रतिरूपण, यानी कि स्वयं से व्यक्ति अपने आप को अलग महसूस करेगा तो उसे प्रतिरूपण कहेंगे। और एक इसमें और लक्षण है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मतलब समाज से जब व्यक्ति अपने आप को, परिवेश से व्यक्ति अपने आप को अलग महसूस करेगा तो उसे हम व्युत्पत्ति बोलते हैं। तो ये इसका सिम्टम्स है तीव्र तनाव विकृति का, जिनके आधार पे आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति ASD का पेशेंट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ASD, यानी कि ASD का विभेदक निदान क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी ऑफ ASD, यानी कि महामारी विज्ञान ASD का क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम लास्ट हेडिंग हो जाएगा
एटियोलॉजी आप एडी यानी कि एचडी होने के कारण क्या होते हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो डालूँ तो आपके तक जरूर पहुँचे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एएचडी का विभेदक निदान यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एएचडी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, विभेदक निदान से तात्पर्य ये है कि कई ऐसे विकृति हैं जो तीव्र तनाव विकृति से मिलती जुलती है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक का ये कर्तव्य बनता है कि उन रोगों से इसको अलग करके मरीज का उपचार करे। इसी को विभेदक मतलब विभेद करके निदान। कई रोग जो हैं वो क्या है, सिमिलर है किसके, तीव्र तनाव विकृति के, लेकिन मनोचिकित्सक जो होते हैं इससे विभेद करके उसका निदान करना चाहिए। सबसे पहला इसमें क्या है, उत्तर आघाती तनाव विकृति। ये जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये तो हुबहू क्या है, तीव्र तनाव विकृति से मिलता है, बस इसमें अंतर यह है कि तीव्र तनाव विकृति में जो उसका ड्यूरेशन होता है वो कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना तक होता है, लेकिन 1 महीने के बाद जब व्यक्ति को क्या है तनाव बना रहता है तो उसको हम उत्तर आघाती तनाव विकृति बोलते हैं। ठीक है, तो इससे विभेद करके एक मनोचिकित्सक को मरीज का उपचार करना चाहिए। दूसरा है समायोजन विकार यानी कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। तो देखिए, एडजस्ट डिसऑर्डर जो है ये भी क्या है, इसके कुछ लक्षण क्या है, तीव्र तनाव विकृति से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये क्या है, तीव्र तनाव विकृति से कम गंभीर जो है विकृति माना जाता है। तीसरा है तीव्र तनाव प्रतिक्रिया एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन। ये क्या है, इसके भी लक्षण क्या है, तीव्र तनाव विकृति से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये क्या होता है, तीव्र तनाव विकृति से कम विशिष्ट स्तर का होता है। चौथा क्या है, अन्य चिंता विकार अदर एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या है, जीएडी। जीएडी जो है जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्यीकृत चिंता विकृति, इंग्लिश में बोलते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा व्यापक, इसके लक्षण भी कुछ लक्षण क्या है, तीव्र तनाव विकृति से मिलते हैं, लेकिन इसका जो कारण होता है, जैसे तीव्र तनाव विकृति में कारण क्या होता है कि दुर्घटना होता है, उसके संपर्क में दर्दनाक घटना के संपर्क में आने के बाद व्यक्ति की तीव्र तनाव विकृति की शिकार होता है। लेकिन इसमें क्या, जो जीएडी होता है इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि दर्दनाक घटना के बाद ही व्यक्ति क्या है जीएडी का पेशेंट हो जाए। पांचवा, मादक द्रव्य प्रेरित विकार सब्सटेंस इंक्लूडेड डिसऑर्डर। देखिए, जो लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनका भी सिम्टम देखेंगे तो आपको क्या है, वो लोग भी क्या है, चिंता तनाव इत्यादि में ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो मादक द्रव्य प्रेरित विकार होता है वो इस बात से विभेद है कि इसमें जो होता है कि तीव्र तनाव विकृति में दुर्घटना कोई होती है, उसके संपर्क में आने के बाद व्यक्ति का ये हाल होता है। लेकिन जो मादक द्रव्य प्रेरित विकार है, ये नशीले पदार्थों के सेवन करने से तब क्या है, इस पर ज़्यादा सेवन करने से इस प्रकार की विकृति व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है। चिकित्सीय स्थितियाँ, कई ऐसी मेडिकल कंडीशन होती हैं जिसके कारण भी क्या है, व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के विकृतियों का रोगी हो जाता है। लेकिन क्या है, वो डिफरेंस करते हैं तीव्र तनाव विकृति। जैसे मस्तिष्क में चोट लगने से भी व्यक्ति क्या है, आप उसके लक्षण देखेंगे तो कुछ हद तक क्या है, तीव्र तनाव विकृति के से मैच करेंगे, लेकिन क्या है, वो तीव्र तनाव विकृति के पेशेंट नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक मनोचिकित्सक जो होता है, जो पेशेंट का इलाज करता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि उससे अलग करके तब क्या है, तीव्र तनाव विकृति के पेशेंट का इलाज करे। तो ये रहा आपका कि एएचडी का विभेदक निदान क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि एएचडी का महामारी विज्ञान यानी कि एपिडेमियोलॉजी ऑफ एएचडी ये क्या होता है। देखिए, सबसे पहला हेडिंग है व्यापकता, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेलेंस। देखिए, अगर एएचडी की हम बात करें तो एएचडी क्या है, इसकी व्यापकता 6% से लेकर 33% तक मापी जाती है या तो होती है। ठीक है, और ये क्या होता है इसमें कि ये जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है, क्या है, तीव्र तनाव विकृति। दूसरा है आघात जोखिम, जिसको ट्रामा एक्सपोजर कहते हैं। ये क्या है, यह किसी दर्दनाक घटना के संपर्क में आने के बाद होता है, जैसे दुर्घटनाएं, कोई दुर्घटना हो गई व्यक्ति के साथ, प्राकृतिक आपदा आ गया, ठीक है, सुनामी, भूकंप, कुछ भी आ गया, शारीरिक हमला, कोई व्यक्ति पे शारीरिक हमला हो गया, ठीक है, या मृत्यु,
या चोट को वो व्यक्ति कोई करीब से देख लेता है तो इससे भी क्या होता है कि उसके अंदर क्या है, तीव्र तनाव विकृति उत्पन्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा जोखिम कारक, इसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है, देखिए यदि कोई व्यक्ति तीव्र तनाव विकृति से पीड़ित है, अगर उसके पहले से जो उसका मेडिकल इतिहास रहा है या पहले के इतिहास रहा है वो कई और तरह की विकृतियों से ग्रसित है, ठीक है, और उसका मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां भी ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति में ये जो तीव्र तनाव विकृति होता है वो बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो सकता है और ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। चौथा, जनसांख्यिकी कारक, जिसको हम डेमोग्राफिकी फैक्टर कहते हैं। अगर डेमोग्राफी फैक्टर के आधार पे हम देखें तो हम ये पाते हैं कि जो है ये पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में ये क्या है ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो 100% अगर मानते हैं तो 100% में 6% से लेके 33% तक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इससे एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर से वो पीड़ित हो सकते हैं। कोर्स और अवधि, देखिए इसका जो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर का ड्यूरेशन है वो क्या अधिकतम क्या है 2 दिन, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना के भीतर क्या है इसका लक्षण उत्पन्न हो जाता है, वो व्यक्ति को वो होने लगता है, ठीक है। दर्दनाक घटना के संपर्क में आने के बाद यदि 1 महीना ज़्यादा जाता है तो ये क्या हो जाएगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब कामकाज पे प्रभाव देखिए, जब व्यक्ति तनाव में रहेगा, वो भी तनाव तीव्र तनाव है, तो उसका जो कामकाज है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। व्यक्ति अच्छे से क्या है अपने जो रोज़मर्रा के काम है उसको भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये बात रहा एपिडेमियोलॉजी ऑफ ASD। अब हम बात करते हैं ASD के कारण यानी कि इटियोलॉजी ऑफ ASD। चलिए, ASD के जो कारण हैं कई प्रकार के होते हैं, जो मुख्य कारण है मैंने यहाँ पे हेडिंग के रूप में आपके सामने रखा है, इसके बारे में हम बात करें। सबसे पहला जैविक कारण। जैविक कारण मतलब जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है, आनुवंशिकता के माध्यम से प्राप्त होता है। कई मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाया कि यदि माता पिता जो है जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो उस दौरान यदि माता एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित है तो जो बच्चा होने वाला है उसमें भी ये रोग होने के चांसेस ज़्यादा है। और जो बायोलॉजिकल, ठीक है, जो बायोलॉजिकल कारण भी होते हैं, जैसे पिट्यूटरीन ग्रंथि होता है, उससे भी ज़्यादा स्राव अगर हार्मोन्स होते हैं तो उससे भी दिक्कत होता है। और उसमें क्या नॉरएपिनेफ्रिन होता है, ठीक है, और एपिनेफ्रिन होता है, उसका भी स्राव अगर कम ज़्यादा हो तो इससे भी क्या है ये होने के कारण ASD होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण यानी कि मानसिक कारक व्यक्ति के बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब मनोवैज्ञानिक, जैसे कि आपका दिमाग जैसा रहेगा, दिमाग में जैसे विचार भावनाएं रहेंगे उसी तरह से आपका शरीर व्यवहार करेगा, उसी तरह से आपका रिस्पॉन्स। इसलिए कहा गया कि शरीर स्वस्थ रहना तो जरूरी, लेकिन साथ साथ दिमाग भी स्वस्थ रहना जरूरी है। तो तमाम मानसिक स्थितियां ऐसी जो व्यक्ति को चोट पहुंचा रही हैं, आघात पहुंचा रही हैं, वो भी व्यक्ति को एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरफ ले जा सकती हैं। तीसरा, आघात जो कि ट्रॉमा, इसके बारे में हमने बात किया कि यही है कि यदि किसी दर्दनाक घटना के संपर्क में आने के बाद यह होता है, जैसे दुर्घटना देख लिया व्यक्ति, प्राकृतिक आपदाएं देख लिया और उस पर शारीरिक हमला हो गया या मृत्यु या चोट को देख लिया, तो उससे भी क्या है व्यक्ति के अंदर एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के चांस। परिधि कारक मतलब क्या है, पेरिट्रोमेट्रिक फैक्टर क्या है, देखिए दर्दनाक घटना के दौरान या उसके तुरंत बाद ऐसे कारक जो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं वो इनमें शामिल होते हैं। जैसे व्यक्ति के किसी दर्दनाक घटना का अनुभव कर रहा है, उस दौरान कई और कारक जो है उसमें सम्मिलित हो गए जो उसके पीड़ा को और ज़्यादा बढ़ा दिए, या तो होने के बाद जो है परिवार से अच्छे से देखरेख नहीं मिल पाया, समाज से समर्थन, समाज से सहानुभूति ये सब नहीं मिल पाया, तो ये भी क्या है उसके अंदर क्या है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के चांसेस को बढ़ाता है। पांचवा है मनोसामाजिक कारक यानी कि साइकोसोशियल कारक। समाज से समर्थन प्राप्त करना, समाज से अच्छा रिश्ता रखना, समाज से अच्छे तरीके से इंटरेक्शन करना, अगर ये सही से नहीं हो पाता है तो व्यक्ति का मन जो है खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है और उसको चिंता यानी कि एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होने लगता है। जैसे कोई सामाजिक फंक्शन होता है उसमें आपको नहीं बुलाया जाता है, जो कि आप एक्सपेक्ट करते थे कि बुलाया जाएगा, तो इससे क्या धीरे धीरे आपके अंदर तनाव होने लगता है।
पहले से मौजूद कमजोरी है, यदि आपके अंदर पहले से मौजूद मानसिक रूप से कमज़ोर हैं या कुछ कमजोरियाँ शारीरिक मानसिक है, तो आपको एक्टिव स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर्यावरणीय कारण मतलब व्यक्ति जहाँ रहता है उसके आसपास का जो वातावरण होता है उसको पर्यावरण कहते हैं। ये भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर को बढ़ाने में। और व्यक्ति के सांस्कृतिक कारक, व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इत्यादि कई फैक्टर क्या है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो व्यक्ति को तीव्र तनाव विकृति से पीड़ित होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये बात रहा है कि इटियोलॉजी ऑफ ASD। तो आज की क्लास में हमने आपको जो है डिटेल में बताया कि व्हाट इज़ ASD यानी कि तीव्र तनाव विकृति क्या होता है, ठीक है, यानी कि उसका नैदानिक स्वरूप क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया सिम्टम्स ऑफ ASD यानी कि तीव्र तनाव विकृति के लक्षण क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ASD यानी कि विभेदक निदान के क्या है। अब वो विभेदक निदान यानी कि तीव्र तनाव विकृति के विभेदक निदान क्या होता है। फिर हमने आपको बताया कि एपिडेमियोलॉजी ऑफ ASD यानी कि ASD का महामारी विज्ञान क्या होता है। लास्ट में हमने आपको बताया ASD के कारण यानी कि इटियोलॉजी ऑफ ASD मैंने यानी कि आपको तीव्र तनाव विकृति को एकदम हमने विस्तार से बताया। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आपके नोट्स बनाने के दृष्टिकोण से भी ये आपके लिए निश्चित ही मददगार साबित होगा। इसी तरह मैं जो है आपके सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक का वीडियो इस चैनल पे डालूंगा, इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमसे अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।